हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अर्थशास्त्र का कक्षा 10वीं का पार्ट नंबर 3 मुद्रा और साख इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखिए मुद्रा क्या होती है। ठीक है, मुद्रा एक मनी होती है, आपको पता है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें मनी, पैसा। ठीक है, और देखिए जो मुद्रा होती है, मुद्रा वस्तुओं को खरीदने का एक माध्यम होती है। ठीक है, इसके द्वारा ही हम वस्तुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। ठीक है, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको पता है कि हम जो भी खरीदारी करते हैं किससे करते हैं? हम पैसों से करते हैं, मुद्रा से करते हैं। ठीक है, अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है कि हम कुछ सामान खरीदते हैं, लेकिन हम उस टाइम में क्या करते हैं कि हम कोई भी मतलब कोई पैसा ना लेते देते नहीं है, लेकिन हम बोल देते हैं कि आपको हम बाद में देंगे। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। यानी देखिए, जब जिस व्यक्ति के पास पैसा है वो उस पैसे से कोई भी वस्तु आसानी से खरीद सकता है। ठीक है, इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है, फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। देखिए, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का मतलब क्या है? देखिए, जहाँ पे एक व्यक्ति किसी चीज को बेचने की इच्छा रखता है और वहीं दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो। ठीक है, यानी कि मुद्रा का प्रयोग किए बिना, यानी कि पैसे का प्रयोग किए बिना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, समझ में आई कि यानी कि एक व्यक्ति अपनी चीज को बेचने की इच्छा रखता है और दूसरा व्यक्ति उसे खरीदने की इच्छा रखता है। यहाँ पे पैसे का कोई भी लेन देन नहीं होता है, तो ठीक इसको हम क्या बोलेंगे? आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वहीं दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा भी रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया का मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि विनिमय का माध्यम क्या है कि वस्तुओं के बदले वस्तु का जो लेन देन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली, उसको हम बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से भारत अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। करेंसी, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल है। अगर हम बात करें कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखिए कागज के नोट, ठीक है, सिक्के हो सकते हैं, आपके चेक, आजकल तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, मोबाइल और नेट बैंकिंग, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? ये मुद्रा के आधुनिक रूप हैं। यहाँ से
बोर्ड में एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीबीएसई बोर्ड में कि मुद्रा के आधुनिक रूप कौन कौन से, तो आप लिख सकते हो कि इसमें रटने की भी जरूरत नहीं है आपको, ये तो आप अपनी नॉलेज से भी लिख सकते हैं कि जो जो चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो मुद्रा के आधुनिक रूप ही हैं। आप कागज़ के नोट भी इस्तेमाल करते हैं, सिक्के भी नोट का इस्तेमाल करते हैं, चेक का इस्तेमाल करते हैं, नेट बैंकिंग है, यूपीआई भी करते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें क्या है, मुद्रा के आधुनिक रूप है, ठीक है। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है, ठीक है। देखिए, भारत में जो भारतीय रिजर्व बैंक है, केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। क्वेश्चन आता है कि भारत की तरफ से कौन सा बैंक से करेंसी को जारी करता है, नोट जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई इंग्लिश में बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत के जो करेंसी है उसको, ये नोटों को जारी ये करती है, ठीक है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है, ठीक है। देखिए, जो आरबीआई है, भारत में जो आरबीआई है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है, इसके प्रमुख काम क्या है? देखिए, जो बैंक है, बैंकों का आपको पता है सबसे पहला काम होता है कि सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करना, ठीक है, और बैंकों की जो समितियाँ होती हैं, उन समितियों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखना, ठीक है, ब्याज की दर और ऋण की जो शर्तें होती हैं उन पर निगरानी रखना, और बैंक के पास कितना नगद है, ठीक है, उसके बाद उसकी सूचना रखना, और जो बैंक है, वो बैंक जो ऋण दे रहा है, जो लोन दे रहा है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, इस पर नज़र रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है आपका कि आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैंकों में निक्षेप। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों की रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के पास अतिरिक्त नकद होता है। लोग इस अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं, ठीक है। यानी आप देखिए कि सभी लोग जिनके पास पैसा होता है, सब लोग बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाते हैं और वहाँ पे अपने पैसे जमा करते हैं, और बैंक जो हम पैसे जमा करते हैं उस पे बैंक हमें सूद भी हमें देता है, ठीक है। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इस जमा को मांग जमा का मतलब क्या है? यानी कि जो पैसे आपने जमा किए, ठीक है, और उसके बाद अगर आपको जरूरत है तो आप बैंक के पास मांग सकते हैं, बैंक से आप निकाल सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मांग जमा कहा जाता है। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है, ठीक है। यानी कि जो चेक क्या है? चेक आपको पता है, जो चेक है वो कागज़ के रूप में होता है। उसमें आपको किसको पैसे देने हैं, देखो इसमें आपको एग्जाम्पल दे रखा है। पे आपको किसको पे करना है? प्रेम कुमार पे करें कितने? 57,000, ठीक है। यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिखा है, डेट भी लिखी है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और जिसका ये खाता है उसके ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा। चेक इस तरीके से होता है, उसमें आप साइन करिए और आपके अकाउंट से आपको जिसको देने वो पैसे ट्रांसफ़र आराम से हो जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए
सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन खातों में जमा करते हैं उसका क्या करते हैं। यह एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। देखिए, जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमें लगता है कि बैंक इन पैसों का क्या करता है। तो बैंक क्या करता है, बैंक जो जितना भी हमने पैसा बैंक में जमा किया उसमें से सिर्फ 15% अपने पास नकद के रूप में रखता है और बाकी वो अगर किसी को जरूरत है उनको देता है और जो जिनको लोन चाहिए उनको भी जो बैंक है वो पैसा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए प्रावधान किया जाता है। चूंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि जो बैंक है, जो आपने पैसे जमा किया उसको बैंक क्या करता है, दूसरे लोगों को लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की जरूरत है के बीच मध्यस्थता का काम करता है। यानी कि देखिए, अगर हमारे पास पैसा है, हमने बैंक में जमा कर दिया और अब जिसको चाहिए उसको बैंक वो पैसा लोन के रूप में दे देता है। ठीक है, तो एक तरीके से इनके बीच में जमाकर्ता और कर्जदार दोनों के बीच में जो बैंक है वो मीडिएटर का, मध्यस्थता का काम करता है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, यानी कि देखिए, जो हमने पैसा जमा किया उसमें भी बैंक हमको टैक्स देगा। ठीक है, और जो कर्जदार हैं उनसे भी वो टैक्स लेगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको बैंकों की आय का जो मुख्य स्रोत उसको माना जाता है। ठीक है, यानी कि जो ब्याज है, लेने वाले से भी ब्याज लेगा और देने वाले को भी ब्याज देगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है। अब हम बात करते हैं साख की दो विभिन्न स्थितियां। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तु या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ठीक है, सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के रूप में पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन को समय पर पूरा करने में मदद करता है और वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका अदा करता है। देखिए, कई बार जो चीज़ें अगर हमने अपनी वर्किंग कैपिटल, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लिया है और अब उससे हम अपनी जो हमारा उत्पादन है, अगर हम उत्पादन को बढ़ा पाते हैं तो इससे हमारी कमाई भी बढ़ेगी और इस तरीके से जो ऋण है जो हमने लोन लिया वो हमारे लिए एक सकारात्मक भूमिका अदा करता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफ़ी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। ठीक है, दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है।
स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थितियों के खतरों हानि होने पर प्राप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। यानी कि आपने बैंक से जो लोन लिया है वो आपके लिए उपयोगी होगा या नहीं, आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यह जो परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, जो कंडीशन होती हैं, उसके खतरों और हानि पर ये निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने की मांग करता है। देखिए, जब आप बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक आपसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए आपसे वो मांग कर सकता है, ठीक है। समर्थक ऋण आधार एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु। बैंकों में पूंजी, इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आपको समर्थक आपने क्या उनको गिरवी चीज़ें रखी हैं, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको जरूरी कागजात दिए हैं, और पेमेंट करने का जो आपका जो तरीका हो कि आप किस तरीके से बैंक को पैसा वापस करेंगे या लोन उनको जो ब्याज है वो किस तरीके से देंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ऋण की शर्तें होती हैं, ठीक है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफ़ी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदाता की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। देखिए, हम बात करते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। देखिए, आप ये देख सकते हो, ये आपको एक व्हील दिखा रखा है कि देखिए जो सहकारी समितियां बैंक कितनी हैं, ठीक है। सहकारी समितियां, बैंक, जमींदार, अन्य औपचारिक संस्थाएं, साहूकार, रिक्शा मित्र, ये सारी की सारी देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण के जो स्रोत हैं वो 2019 के आधार पर देखें कि लोग बाग किन किन लोगों से किस तरीके से कितने % लोग लोन लेते हैं, ठीक है। जो व्यावसायिक बैंक हैं वो आपके 51% जो बैंक व्यावसायिक बैंकों से वो क्या लेते हैं, वो लोन लेते हैं। हमने ऊपर का उदाहरण देखा है कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋण को 2 भागों में बांटा जाता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र। क्वेश्चन देखो यहीं से पूछता है आपसे कि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र के में अंतर बताइए, ठीक है। तो देखिए, जो पहला क्षेत्र है हमारा फॉर्मल औपचारिक क्षेत्र, इसमें बैंक आते हैं और सहकारी समितियां आती हैं, ठीक है। तो यानी कि आपसे कई बार एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि औपचारिक क्षेत्र के उदाहरण, तो औपचारिक क्षेत्र में आपके बैंक आएंगे और सहकारी समितियां आएंगी, ठीक है। यही सबसे ज़्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कराते हैं या कर्ज दिए जाते हैं, समितियों से कर्ज लिए जाते हैं, ठीक है। और अनौपचारिक में आपका साहूकार हो गया, व्यापारी हो गए, मालिक हो गए, रिश्तेदार हो गए, दोस्त हो गए, सारे क्या है, ये इनफॉर्मल अनौपचारिक हैं जो आप लोगों को उधार देते हैं, ठीक है। भारत के ग्रामीण परिवार के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को आप देखो, जो ये दिखा रखा है बिल चित्र नंबर 1, इसमें आप कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे लोग बाग ऋण लेते हैं, ठीक है। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या ना? देखिए, तो ज़्यादा जो ऋण है ये देखिए 51% जो हमारा औपचारिक है वहाँ से आ रहा है और अनौपचारिक से इतना आ रहा है, ठीक है। समझ से बात करते हैं, 51% व्यावसायिक बैंकों से आता है और बाकी 49% हमारे जो ये अनौपचारिक क्षेत्र है वहाँ से आता है। जो रिजर्व बैंक है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, ये ऋण के जो औपचारिक स्रोत हैं, ठीक है, इनके कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। यानी कि जो आरबीआई है उसकी नज़र रहती है कि जो बैंक हैं क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को वो लोन दे रहा है जो सिर्फ बड़े बड़े व्यापारी हैं, छोटे लोगों को भी वो ब्याज दे रहा है, ठीक है, ऋण दे रहा है। ये आरबीआई इस चीज़ पे नज़र रखती है।
समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किसको ऋण दे रहे हैं, उसकी ब्याज की दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधि की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। ठीक है, वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाएगा, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। जैसा कि हमने सोनपुर के कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं। वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, यानी कि देखिए, अगर हम देश के विकास डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं तो बैंकों को उनको जो लोग लेना चाहते हैं उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो देश के विकास के लिए ये आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक किसे क्या मिलता है। शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 54% जरूरतें अनौपचारिक क्षेत्रों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना में आप शहरी इलाकों के अमीर परिवार से कीजिए। आप क्या देखते हैं, उनके केवल 17% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 83% औपचारिक स्रोतों से है। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इन सबसे क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों केवल 50% पूरा कर पाता है। बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक ऋणदाताओं से लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसीलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों के अनौपचारिक स्रोत पर से निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। हम बात करते हैं निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। देखिए, स्वयं सहायता समूह का मतलब क्या है कि देखिए, स्वयं सहायता समूह का जो मूल विचार है ये है कि जो ग्रामीण गरीबों, खासकर महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह इनमें संगठित किया जाए और जो उनकी जो बचत है उसको एकत्र किया जाए। ठीक है, पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर हैं। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेगा के मामले में बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋण आधार और विशेष कागजों की जरूरत पड़ती है। ऋण आधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋण आधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखापढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं।
प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या उससे अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें, बीज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य लेते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। देखिए, बात करते हैं सारांश। ठीक है, इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से संबंधित संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाली औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखिए, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि मुद्रा क्या होती है। ठीक है, मुद्रा का हम किन किन चीज़ों में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आरबीआई के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक ऋणों के स्रोत क्या होते हैं, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बेसिक चीज़ें हैं जो जनरली सभी लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब आपको नई वीडियो कोई अपलोड हो तो आपको वो मिल सके। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।